नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर। आप सभी का स्वागत है दिशा एग्रीकल्चर के ऑफिशियल चैनल पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी एनवायरमेंट का जो पेपर है कल आपका, उसकी एक बेहतरीन क्लास आपके बीच में लेके आ चुका हूँ। वीडियो पूरा वॉच करना, एंड तक आप लोग बने रहना। बता दें आप सभी को, आज ज़रूरी काम की वजह से मैं था नहीं, जिसके कारण आपकी वीडियो टाइम से नहीं आ पाई। इसके लिए आप सभी से सॉरी। कंटिन्यू करते क्लास को। उससे पहले एक जानकारी आप सभी के लिए, दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पॉल्यूटेंट्स। बता दें आप सभी को, ये जो क्वेश्चंस हम लेके आए हैं वीडियो में, ये सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसके हिसाब से क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो वॉच करना। पॉल्यूटेंट्स किसको बोलते हैं? व्हाट इज पॉल्यूटेंट्स? तो वे पदार्थ अथवा कारक जिनके द्वारा वायु, जल, भूमि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षणों में अवांछित परिवर्तन उत्पन्न होता है, उनको क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। कुल मिला के जो प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं, जो प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉल्यूटेंट या प्रदूषक। अब वो प्रदूषण वायु जनित हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है ना, जल प्रदूषण हो सकता है, और भूमि प्रदूषण भी हो सकता है। तो कुल मिला के वे पदार्थ या कारक जो प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं, पॉल्यूटेंट्स या प्रदूषक कहलाते हैं। एक सिंपल परिभाषा से समझते हैं आगे हम। पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द एनवायरनमेंट। यानी जो पॉल्यूशन है, ये हार्मफुल मटेरियल है एनवायरनमेंट के लिए। दीज हार्मफुल मटेरियल्स आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। यानी ये जो हार्मफुल मटेरियल्स है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। ठीक है ना? पॉल्यूटेंट्स कैन बी नेचुरल सच एज volcanic, as they can also be created by human activity such as trace or runoff produced by factories. Pollutants damage the quality of air, water and land. तो आप समझ पा रहे होंगे, जो प्रदूषण है ना, पॉल्यूटेंट्स कैन बी नेचुरल भी हो सकता है, सच एज वॉल्केनिक, एज दे कैन आल्सो बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, जो इंसान की क्रियाकलाप है, सच एज ट्रेस ऑफ रन ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्रियों का जो है बेस्ट है। पॉल्यूटेंट्स डैमेज करता है किसी क्वालिटी को, एयर है, वाटर और लैंड की। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ से। काफ़ी बेहतरीन क्लास है, बने रहिएगा एंड तक। ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन। रेड डाटा बुक, जो रेड डाटा बुक है, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आई है सीधे। तो बात करी जाएगी, रेड डाटा बुक है, ये IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर के द्वारा चलाया जाता है, तथा इसे समय समय पर अपडेट भी किया जाता है। यानी जो IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है, इस बुक में समय समय पर जो है परिवर्तन भी किया जाता है। रेड डाटा जो बुक है, इस बुक में जो भी संकटापन्न प्रजातियां हैं, जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, है ना, इनकी ऐसी जातियां जो दिन प्रतिदिन कमी हो रही है, उनमें विलुप्त होती जा रही, खत्म होने की कगार पर हैं, उनका लेखा जोखा या फिर उनका विवरण इस बुक में दर्शाया जाता है। इसी बुक को बोलते हैं रेड डाटा बुक। और यह बुक जो है IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर, है ना, इसके द्वारा ये बुक जारी की जाती है। बात करी जाएगी इसका मुख्यालय कहाँ पर IUCN का है, तो इसका मुख्यालय गाइस कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए भाई इसी क्वेश्चंस का नेक्स्ट भाग देखेंगे। रेड रेड डाटा बुक का रख रखाव किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो रेड डाटा बुक का रख रखाव जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर के द्वारा किया जाता है। रेड डाटा बुक एक राष्ट्र या राज्य द्वारा अपनी सीमा के भीतर जानवरों और पौधों की हर तरह जो लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक दस्तावेज है। जो भी जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, दिन प्रतिदिन कमी हो रही है या खत्म होने के कगार पर, उनका यहाँ पे लेखा जोखा इस बुक में रखा जाता है। इसके मास्टर अभिलेखागार के माध्यम से पौधों और कवक की हर एक लुप्त प्राय प्रजातियों और उनकी बाद में उप प्रजातियों का डेटा रेड डाटा बुक में दर्ज किया जाता है। तो रेड डाटा बुक कुछ नहीं है, रेड डाटा बुक क्या है? इसमें जो भी संकटापन्न प्रजातियां हैं, चाहे जीव जंतु की हैं, पशु पक्षियों की हों,
जो भी प्रजातियां खत्म हो रही, दिन प्रतिदिन जिनकी संख्या में कमी आ रही है, ऐसी प्रजातियां जो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर हैं, उनका यहाँ पे ब्यौरा इस बुक में दर्शाया जाता है। और यह बुक जो है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है ना, यह बुक IUCN के द्वारा जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप जो क्वेश्चंस आपके बीच में, इस क्वेश्चंस का नाम क्या है? फूड चेन। जो फूड चेन है ये काफी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में सीधा प्रश्न परीक्षा में आता है कि खाद्य श्रृंखला या फिर फूड चेन क्या होता है। फूड चेन किसकी चेन है? यहाँ पे चेन मतलब एक सर्किल में काम करना, तो फूड यानी भोजन की चेन है। परितंत्र के भीतर विभिन्न जीवों में पोषण स्तर के माध्यम से संबंध होता है। अर्थात प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन बन जाता है। एक दूसरे को खाने वाले जीवों का अनुक्रमण ये क्या कहलाता? फूड चेन। कुल मिला के प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन बन जाता है। जैसे मुर्गा है, इसको इंसान खाता है। कौन खाता है मुर्गा को? इंसान। तो इंसान का भोजन क्या हुआ? मुर्गा। यही क्या कहलाता है? ये कहलाता फूड चेन। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से। पहले एग्जाम्पल, इसके बाद में हम लोग इंग्लिश परिभाषा को चर्चा करेंगे। जैसे फूड चेन क्या होता है? जैसे इंसान के द्वारा ये घास उगाई गई, क्या उगाई गई? ग्रास। ये है ग्रास। अब ये घास कौन खाएगा? तो घास खाएगा ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर का भोजन क्या हुआ? घास हुआ नहीं। और ग्रास हॉपर इसलिए डिपेंड हो गया दूसरे के भोजन पर, मतलब घास को खाएगा। अब ग्रास हॉपर को कौन खा लेगा? मेंढक खा लेगा। मेंढक को कौन खा लेगा? स्नेक खा लेगा। स्नेक को कौन खाएगा? हॉक खा लेगा। और हॉक को कौन नष्ट कर देगा? फंजाई नष्ट कर देगा। यानी ये प्राथमिक पोषक उत्पादक रहेगा। कैसे? घास। घास को कौन, घास किसका भोजन है? ग्रास हॉपर का। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग यानी मेंढक खाएगा। मेंढक को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा। तो एक ये चैन बन जाती है, एक सर्किल बन जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? फूड चैन। जीव जंतु जो है खाद्य एक श्रेणी क्रम में खाते हैं। ठीक है ना? हाँ, जैसे घास है, घास को खा लिया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खा लिया मेंढक ने, अब मेंढक को खा लिया स्नेक ने, स्नेक को खा लिया हॉक ने। तो ये क्या है? एक प्रकार की चैन है। इसी को बोलते हैं फूड चैन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इंग्लिश परिभाषा इसकी देख लीजिएगा, काफी अच्छी परिभाषा है। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, a series of organisms in which each creature eats the one below it in the series and becomes a source of food for the organism above it। सजीव प्राणियों की ऐसी श्रृंखला जिसमें अगला प्राणी पिछले को अपना भोजन बनाता है, क्या कहलाता? आहार श्रृंखला। ये काफी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन परिभाषा। अब सजीव प्राणियों की ऐसी श्रृंखला जिसमें अगला प्राणी जो है पिछले को अपना भोजन बनाता है। आप फिगर देखिए। अब आप फिगर देखिए। अब आप फिगर देखिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या परिभाषा थी? सजीव प्राणियों की ऐसी श्रृंखला जिसमें जिसमें पहला प्राणी अपने पिछले प्राणी का भोजन बनाता है। तो जो प्राणी अपना पिछला भोजन क्या हुआ? ये हो जाएगा। इसका पिछला भोजन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये बात होती है। ठीक है, चलिए नंबर नेक्स्ट। फूड वेब। फूड वेब क्या है? फूड वेब क्या है? इस प्रकार खाद्य जाल किसी परितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है। तो भोजन के लिए जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फूड वेब। एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए एक पौधा एक ही समय में अनेक शाक भाजियों का भोजन हो सकता है। जैसे घास पर खरगोश अथवा टिड्डा या बकरी सभी निर्भर रहते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? फूड वेब। मतलब जो भोजन है उस पर एक से अधिक आश्रित रह सकते हैं, इसी को बोलते हैं फूड वेब। जीव जंतुओं की श्रृंखला जो भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित होती है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फूड वेब। जैसे घास पर आश्रित कौन कौन से जीव जंतु? खरगोश भी घास खाता है, टिड्डा का भी भोजन घास है, बकरी का भी भोजन है। मतलब भोजन तो एक है लेकिन कई जीव इसका खाते हैं, कई जीव इस पर आश्रित रहते हैं। इसी को बोलते हैं फूड वेब। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आए तो सभी वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, मानिए आप बात को। ए सिस्टम ऑफ फूड चेन दैट आर रिलेटेड टू एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, चलिए
एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में सीधा छपा था क्वेश्चन, भूस्खलन यानी व्हाट इज लैंड स्लाइड। व्हाट इज लैंड स्लाइड क्या है? तो भूस्खलन इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या? भूमि का टुकड़ों में बट जाना, भूमि का टूट फूट होना, इसी को बोलते हैं भूस्खलन। तो भूस्खलन या फिर लैंडस्लाइड एक ऐसी प्राकृतिक आपदा या घटना है जिसमें भूमि क्षेत्र का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर खिसकना या फिर गिरना या फिर पथरीली मिट्टी का बहाव या चट्टान गिरने की घटनाएं शामिल होती हैं। इसी को क्या बोलते हैं? भूस्खलन। बड़े बड़े पहाड़ों से जब मिट्टी अपर्दन हो जाती है, मिट्टी कट फट जाती है और बड़ा एक भूमि का टुकड़ा कट के बाहर या दूर उससे अलग होकर गिर जाता है, इसी कंडीशन को बोलते हैं भूस्खलन या लैंडस्लाइड। भूस्खलन से जनधन दोनों की हानि होती है, जिसकी औसत गति 260 फीट प्रति सेकेंड होती है। तो ये काफ़ी हार्मफुल है सॉइल्स के लिए। समझ गए? तो ये क्वेश्चन भी सीएसजेएम यूनिवर्सिटी में ने एक बार पूछा था, अगर पूछा जाए तो आप इसको सॉल्व कर देना। एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, भोपाल गैस कांड, यानी जो भोपाल गैस कांड है ये कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, सेक्शन ए के संभावित प्रश्न बन सकते हैं। तो वर्ष 1984 के दिसंबर माह की 2 और 3 तारीख को रात को यूनियन कार्बाइड के कारखाने से लगभग 40 टन MIC मीन्स मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होने लगा। तो एक कंपनी थी जिसका नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया, ये कंपनी थी भारत की, और ये मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का जो है प्रोडक्शन करती थी। वहाँ पर इस गैस का रिसाव हो गया लगभग 40 टन, थोड़ी मात्रा में नहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसाव हो गया। और भोपाल में ये जो कंपनी स्थित थी, तो भोपाल शहर में अफरा तफरी मच गई थी इसके कारण। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित वो इलाके हुए थे जो यूनियन कार्बाइड के कारखाने के आसपास थे। तो इससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी और ये घटना इतिहास में दर्ज हो गई कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था। तो 3 दिसंबर 1984 की ये घटना है, तारीख याद रखना। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड के रूप में ये घटना सामने आई। बता दें आपको कि भोपाल आपदा तब हुई थी जब लगभग 45 टन MIC मिथाइल आइसोसाइनेट अमेरिका स्थित यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी की स्वामित्व वाले संयंत्र से निकल गई। जांच ने बाद में स्थापित किया कि कम कर्मचारियों वाले संयंत्र में घटिया संचालन और सुरक्षा प्रक्रियाओं ने तबाही मचाई हुई थी। तो बहुत सारे पीपल्स के यहाँ पे डेथ हो गई थी। ये टर्मिनोलॉजी भी एक बार आई थी, बायोडाइवर्सिटी क्या है, व्हाट इज जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अकॉर्डिंग यानी अनुसार बायोडाइवर्सिटी विशिष्टता आनुवंशिक प्रजाति तथा पारिस्थितिकी तंत्र के विविधता का स्तर मापता है। ये काफ़ी अच्छी डेफिनेशन से इसको याद कर लेना। जैव विविधता का जो जनक है उसको किसको मानते हैं? E.O. विल्सन, यानी जो बायोडाइवर्सिटी का फादर है वो कौन है? E.O. विल्सन। यह कन्वेंशन 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ था, यानी जो बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन है ये 1993 में लागू हुआ था और इसे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में नामित किया गया। 2001 से 22 मई को जो है बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी 22 मई को प्रत्येक वर्ष जो है जैव विविधता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई विल डिस्कस टू, मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पॉल्यूशन क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी की एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन ए के संभावित क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगेन आपसे बोलना चाहूँगा, मृदा प्रदूषण मुख्यतः मृदा में हानिकारक पदार्थ, जो सॉइल पॉल्यूशन है वो मेनली क्या है? मृदा में जो भी हानिकारक पदार्थ जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ, रसायन, बहुलक। तो मृदा में प्रदूषण जो है मुख्यतः मृदा में हानिकारक पदार्थ जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ हो सकते हैं,
रसायन हो सकते हैं, है ना, बहुलक हो सकते हैं। जैसे पॉलीथीन मृदा में मिल जाती है। पॉलीथीन एक बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण है, और जब ये मृदा में मिल जाता है तो मृदा की जो गुणवत्ता, जो क्वालिटी है, वो क्षीण होने लगती है। मतलब सॉइल की जो क्वालिटी है वो बेकार होने लगती है, वो खराब होने लगती है। तथा पेड़ पौधों व मृदा में उपस्थित छोटे जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इससे ये सॉइल पॉल्यूटेंट्स भी कहते हैं, सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉइल पॉल्यूशन कुछ नहीं है, मृदा जो सॉइल है इसमें हानिकारक पदार्थ कुछ होते जो शामिल हो जाते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ हो सकते हैं, रसायन हो सकते हैं, कुछ बहुलक होते हैं जैसे पॉलीथीन। पॉलीथीन यानी जो पन्नी होती है, पॉलीथीन मृदा में मिल जाती है तो क्या करती है, जो सॉइल की क्वालिटी होती है उसको डिस्टर्ब कर देती है, खराब कर देती है। जिससे होता क्या, जो पेड़ वो पौधे हैं, इनकी वृद्धि और विकास के लिए जो छोटे छोटे जीव उत्तरदायी होते हैं, वो जीव की क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। जीव की जो काम करने की एक्टिविटी है वो प्रभावित होती है, जिससे क्या होता है, मृदा में जो क्वालिटी है खराब हो जाएगा। और और तो जो भी क्रॉप आप लेंगे तो उसकी वृद्धि और विकास अच्छा नहीं होगा, फलस्वरूप उपज में कमी आएगी। तो इसी प्रकार के टर्म को बोल देते हैं क्या, सॉइल पॉल्यूशन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे हम। वीडियो पसंद आए तो आप सभी लाइक करना, एंड तक पूरा वीडियो वॉच करना। दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जिन विद्यार्थियों को इस कंटेंट की पीडीएफ चाहिए या नोट्स चाहिए दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी का, आप सभी परचेज कर लीजिए। सो गाइस, आप जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस हमारा है इकोसिस्टम। क्वेश्चंस का नाम क्या है, इकोसिस्टम। आप पहले डायग्राम देख रहे हैं, सोलर रेडिएशन है, डिस्टर्बेंसेज है, हैबिटेट है, मॉइस्चर है, प्लांट कम्युनिटी है, न्यूट्रेंट्स है और मिनरल्स है। आपने इस फिगर को बेहतरीन तरीके से देख लिया। सॉइल ऑर्गेनिज्म भी है। अब इसकी डेफिनेशन को हम जानते हैं कि परिभाषा किसको हम इकोसिस्टम बोलेंगे। परितंत्र या फिर पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। सभी जीव जैसे कि पौधे भी आएंगे, जंतु भी आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आएगा, मानव भी आएगा। भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य प्रक्रिया होती है, प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं। अभी आपको बात कम समझ में आई, अब हम डेफिनेशन इंग्लिश की जब पढ़ेंगे तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको अपन लोग बायोटिक बोलते हैं। और जो मृत हैं उसको क्या बोलेंगे, एबायोटिक। ठीक है। तो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द नॉन लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बात की जा रही है जीवित की, और अजीवित की भी बात की जा रही है। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट function together is called ecological system as ecosystem. अर्नेस्ट बॉन हैकल फर्स्ट कैंडिडेट टर्म इकोलॉजी, जो इकोलॉजी टर्म दिया था फर्स्ट टाइम, पहली बार वो दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। मैन फंक्शन यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज इकोसिस्टम। तो आप समझ सकते हो, जो इकोसिस्टम है कुल मिला के, चाहे पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, या फिर मृत मटेरियल है, सभी का काम होता है एनवायरनमेंट को, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट को साथ में लेके काम करना। इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। सीधी सी परिभाषा में दिया गया, जो इकोसिस्टम में क्या होता है, पौधे हैं, जंतु है, सूक्ष्म जीव है, मानव और इनके भौतिक कारकों पर संतुलन, प्रकृति में संतुलन बना रहे, इस प्रकार से बिहेव करना ही क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। होप करता हूँ आपको बात समझ में आ गई हो। इंपॉर्टेंट टर्म हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मीन्स क्या होता है, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फाइट मीन्स होता है प्लांट। हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट मीन्स प्लांट। तो ऐसे प्लांट्स जो वाटर में उगते हैं, वाटर में बने जीवन की वृद्धि और विकास करते हैं, उसी को बोलते हैं हाइड्रोफाइट। उगने वाले प्लांट्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स। प्लांट दैट लिव इन वाटर आर नोन एज हाइड्रोफाइट्स।
इस प्रकार के प्लांट्स जो भी वाटर में लिव करते हैं, रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। सच एज हाइड्रिल्ला, Vallisneria and other remain completely submerged in the water, while trap, lotus, and other have most of their body parts submerged. Other important water plants included water lilies, sage, and crops roots. यानी प्लांट्स दैट्स लिव इन वाटर, ऐसे प्लांट्स जो वाटर में लिव करते हैं, रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स। इसके अंतर्गत हाइड्रिल्ला आ जाएगा, बैरिसनेरिया आ जाएगा, और भी अदर कई प्रकार के भी प्लांट्स यहाँ पे आते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट अराउंड देम। एन इकोलॉजिस्ट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर हैबिटेट्स। यानी जो इकोलॉजी द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हाउ दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट अराउंड देम। यानी जो इकोलॉजी है, जीव विज्ञान की एक प्रकार की शाखा है, जिसके अंदर क्या होता है? जीव और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशन होता है, इसी को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। जीवन की अनेक जटिल वर्तमान समस्याओं का समाधान पारिस्थितिकी के अध्ययनों द्वारा हुआ है। इसमें निजी पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी व इकोसिस्टमोलॉजी आदि भी शामिल है। तो ये थी आज की बेहतरीन क्लास। एक जानकारी आप सभी के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई जानकारी के साथ में। नमस्कार।